हेलो हाय गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू योर चैनल क्रीड़ा क्षेत्र। और कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे हम लोग एलटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। जी हाँ, यूपी एलटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, जिसका फर्स्ट यूनिट हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन है। उसके बारे में हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने फिजिकल एजुकेशन की डेफिनीशंस, इम्पोर्टेंस, एम्स, नीड, ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। और हिस्ट्री पार्ट भी कवर किया, जिसमें हम लोगों ने रोम की हिस्ट्री, ग्रीस की हिस्ट्री पढ़ ली है। अभी हम लोग हिस्ट्री ऑफ जर्मनी पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने 18वीं से 19वीं शताब्दी के मध्यकाल पे चर्चा कर लिया है। अब आज हम लोग क्या कर रहे हैं, 19वीं शताब्दी के मध्यकाल पर चर्चा करेंगे और नाजी काल में शारीरिक शिक्षा की चर्चा करेंगे, और दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात का समय जो है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और ये हमारा जर्मनी का जो हिस्ट्री जर्मनी की है उसका ये जो वीडियो होगा लास्ट होगा। उसके बाद हम लोग स्वीडन की हिस्ट्री के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, एक बात और कहना चाहते हैं वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साइड में बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आप पहले से देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज का जो हमारा क्या पॉइंट है, 19वीं शताब्दी के मध्य से नाजी काल तक का समय। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो जैसा कि गाइस 19वीं शताब्दी के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो जैसे शताब्दी में क्या हुआ था, बहुत सारे व्यक्तियों के प्रयत्नों से, जैसे कि सबके प्रयासों से सबने मिलकर क्या किया था, जो हमारी जर्मनी में सारी शिक्षा थी ना, उसका लेवल बहुत ही उच्च स्तर तक पहुँचा दिया था। और यही कारण था कि ये जो हमारा फिजिकल एजुकेशन है उसे एजुकेशन में शिक्षा प्रणाली के रूप में स्थान प्राप्त हो गया था। अगर 1851 में बर्लिन में क्या हुआ, जिम्नास्टिक को अधिक विकसित करने के लिए एक संस्था की स्थापना की गई, जिसका नाम क्या था, रॉयल सेंट्रल इंस्टीट्यूट और इंस्टीट्यूट ऑफ जिम्नास्टिक, जिसकी स्थापना हमारे वॉन रोथ स्टेन ने किया था। किसने? वॉन रोथ स्टेन ने किया था। किसकी स्थापना की थी? रॉयल सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ जिम्नास्टिक की। अब अगर बात करें कि इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका जो उद्देश्य था किसका, रॉयल सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ जिम्नास्टिक का, इसमें मुख्य रूप से क्या था कि इसका उद्देश्य, इसमें सैनिकों को ही प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए ये संस्था बनाई गई थी। किसको? सैनिकों को प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया गया था इसमें, ठीक है। इसलिए अब एक ऐसी संस्था को स्थापित करने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी थी, जिसमें समान व्यक्ति भी प्रशिक्षण प्राप्त कर सके। क्या था, ये जो रॉयल सेंट्रल इंस्टीट्यूट थी, इसमें तो सैनिक लोग प्रशिक्षण करते थे, पर अब वहाँ पे ऐसी जरूरत होने लगी कि एक ऐसी क्या बनाई जाए, मतलब एक ऐसी संस्था बनाई जाए जिसमें हमारे जो आम पब्लिक है, आम जनता है, वो प्रशिक्षण प्राप्त कर सके। तो उसके लिए वहाँ पे एक संस्था खोली गई, जिसका नाम था लैंड स्टूर नेस्काल्ट था। क्या था? लैंड स्टूर नेस्काल्ट था, ठीक है। जिसमें क्या था, प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था की गई थी। और अब बात करते हैं कि हमारा 1860 में क्या हुआ था, जिम्नास्टिक को प्राथमिक और हाई स्कूलों में लागू कर दिया गया था। इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है कि जिम्नास्टिक को प्राथमिक और हाई स्कूलों में कब लागू किया था जर्मनी में, तो याद रखिएगा 1860 में, 1860 में जिम्नास्टिक को प्राथमिक और हाई स्कूलों में लागू किया गया था। तथा कुछ समय पश्चात क्या हुआ था, सभी छात्रों के लिए ये क्या कर दिया गया था, इस एक्टिविटी को कंपलसरी कर दिया गया था, ठीक है। कंपलसरी मतलब अभ्यास करना अनिवार्य घोषित कर दिया गया था। और 1892 में यानी 1852 में क्या हुआ कि एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम की जो अवधि थी ना, उसको क्या किया, 2 घंटे से बढ़ाकर 3 घंटे कर दिया गया था। तथा बालकों के साथ साथ बालिकाओं के लिए भी इन एक्टिविटीज़ यानी जो ये क्रियाएं हैं, अभ्यास है, उनको करना अनिवार्य कर दिया गया था, ठीक है। और इसमें क्या है कि यह अनुभव किया गया कि जो हमारे छात्र वर्ग हैं, वो शारीरिक तथा मानसिक रूप से विकसित करने के लिए उन्हें विभिन्न एक्टिविटी यानी खेल क्रियाएं का प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। इसलिए विद्यालय स्तर पर विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को सम्मिलित किया गया, जिसके कारण इस काल के दौरान क्या हुआ, शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र को जर्मनी का एक नया स्वरूप ही प्राप्त हुआ। तो ये देख सकते हैं कि ये हमारा इम्पोर्टेंट था 19वीं शताब्दी में। इसमें क्या हुआ था कि जिम्नास्टिक की एक जो हुई 1891 में बर्लिन में रॉयल सेंट्रल इंस्टीट्यूट नामक जिम्नास्टिक खोली गई थी, जिसके निर्देशक कौन थे, किसने की थी स्थापना, वॉन रोथस्टेन ने की थी, जिसका उद्देश्य था सैनिकों को प्रशिक्षण कर देना। और फिर आम जनता के लिए वहाँ एक संस्था खोली गई थी, जिसका नाम था लैंड स्टूर नेस्काल्ट था। उसके बाद 1860 में क्या हुआ, जिम्नास्टिक को प्राथमिक और हाई स्कूलों में शामिल कर दिया गया था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इसको एक सामान्य मतलब अभ्यास करना, इसको मतलब अनिवार्य कर दिया गया था, सभी के लिए अनिवार्य कर किया गया था कि सामान्य विषय के रूप में से लागू कर दिया गया था। अब 1892 में क्या हुआ, एक इम्पोर्टेंट
स्टेप उठाया गया, जिसमें क्या हुआ था, शारीरिक शिक्षा का जो कार्यक्रम है, तो जो जैसे सबकी टाइम अवधि डिसाइड रही होगी वहाँ पे, तो उस अवधि को उन्होंने क्या किया था, पहले 2 घंटे थी, उसको बढ़ा के उन्होंने 3 घंटे कर दिया था, और गर्ल्स और बॉयज़ के लिए कंपलसरी कर दिया था, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी को। तो मतलब उन वहाँ पे ये सोचा गया कि भैया बच्चे जो हैं उनका शारीरिक और मानसिक रूप से विकसित करने के लिए उनको क्या हुए, विभिन्न तरीके से, मतलब बहुत सारे तरीकों से इनको एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी का प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। इसलिए विद्यालय स्तर पे क्या हुआ, विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को सम्मिलित किया गया, जिसके कारण क्या हुआ, वहाँ पे शारीरिक शिक्षा का क्या हुआ, जर्मनी में एक नया स्वरूप प्राप्त हुआ। अब हम लोग इसी में बात करते हैं हमारे किसके बारे में, हाँ, कार्ल डाइम के बारे में बात करते हैं। 1882 से 1962 में जो कार्ल डाइम क्या थे, कार्ल डाइम के अथक प्रयासों से क्या हुआ था, शारीरिक शिक्षा को जर्मनी में एक ऊंचाई मिली। किसका प्रयास था, कार्ल डाइम का था, ठीक है। उनके प्रयासों से क्या हुआ, जो हमारा फिजिकल एजुकेशन है उसको एक ऊंचाई मिली। और जर्मनी में 1936 ओलंपिक खेलों का निर्देशक बनाया गया था, किसको बनाया गया था, कार्ल डाइम को बनाया गया था। जो हमारे 1936 में बर्लिन में ओलंपिक खेल हुए थे, वहाँ का निर्देशक हमारे कार्ल डाइम को बनाया गया था। और ये याद रखिएगा, जो यहाँ पर रेड कलर से लिखा हुआ है, इन्हीं ने मसाल दौड़ का प्रचलन शुरू किया था। किसने, कार्ल डाइम ने शुरू किया था। कहा जाता है कि इन्हीं के प्रयासों से 1976 में, जी हाँ, 1976 में हमारे ओलंपिक कहाँ हुए थे, मॉन्ट्रियल में हुए थे। तो वहाँ पे उन्होंने क्या हुआ, जर्मनी, इनके प्रयासों से क्या हुआ, हमारा जो जर्मनी है उसको तीसरा स्थान प्राप्त किया, ठीक है। जर्मनी ने तीसरा स्थान प्राप्त किया, किसके प्रयासों से, कार्ल डाइम के प्रयासों से, ठीक है। इसमें इतना इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं नाजी काल में शारीरिक शिक्षा, ठीक है। नाजी काल में यानी 1919 से 1945 तक इसका समय मानते हैं। तो इसमें क्या था कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था हमारा, 1914 से 1919 के उपरांत। यानी नाजी पार्टी ने क्या किया कि नाजी पार्टी ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद नाजी पार्टी ने क्या हुआ कि शासन संभाली, बागडोर संभाली, ठीक है। उस जिसने अपने आदर्शों के आधार पर शिक्षा तथा शारीरिक शिक्षा को नया आकार दिया। कोई भी आएगा तो वो अपने तरीके से हर चीज को लागू करेगा। तो नाजी पार्टी ने जब वहाँ की बागडोर संभाली तो शिक्षा तथा शारीरिक शिक्षा को नया आकार दे दिया। किसने दे दिया, नाजी पार्टी ने दिया। फिर नाजी सरकार में जब सत्ता में आई तो क्या हुआ, उन्होंने शारीरिक शिक्षा को क्या किया, शारीरिक प्रबंधन के अधीन कर दिया, ठीक है। जो शारीरिक शिक्षा थी इसको शारीरिक शिक्षा थी तो उसको किसके अधीन कर दिया गया था, में जब सत्ता में आया तो क्या किया, उसने शारीरिक शिक्षा को सरकार के अधीन कर दिया था। अब इसमें बात करें तो 1938 में शारीरिक शिक्षा जो संस्था थी उसका कार्यभार किसने संभाला था, जर्मन लेबर फ्रंट ने के अधीन कर दिया गया था। नियंत्रण कौन करता था, एडोल्फ हिटलर के द्वारा किया जाता था। यानी नाजी पार्टी से जिसका नियंत्रण कौन करता था, एडोल्फ हिटलर करते थे। और नाजी पार्टी को पहले जर्मन वर्कर्स पार्टी के नाम से जाना जाता था। याद रखिएगा, नाजी अगली क्वेश्चन आ सकता है कि नाजी पार्टी को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो याद रखिएगा जर्मन वर्कर्स पार्टी के नाम से जाना जाता था। अब 1931 में एडोल्फ हिटलर ने वॉन्टे सेमर तथा ऑस्टेन नामक सैनिक अफसरों को क्या किया, खेलों का अफसर बनाया था। दोनों ये सैनिक अफसर थे जिनको क्या किया था, खेलों का अफसर बनाया था। किसको बनाया था, वांटे सेमर को और ऑस्टिन को बनाया था। तो क्या हुआ कि 1933 में इन्होंने किसने, एडोल्फ हिटलर ने खाली समय का सदुपयोग करने के लिए क्राफ्ट डंच फ्रीड नामक स्थान खोला था। क्या खोला था, क्राफ्ट डंच फ्रीड नामक स्थान खोला था। ये नाजी काल में शारीरिक शिक्षा में इतना इंपॉर्टेंट है। इसमें बस इतना याद करना कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1914 से 1919 के उपरांत नाजी पार्टी ने क्या किया था, शासन की बागडोर संभाली थी और एडोल्फ हिटलर इस पर नियंत्रण करते थे। और नाजी काल को पहले हम लोग क्या कहते थे, पहले जो नाजी काल को बुलाते थे क्या बोलते थे, जर्मन वर्कर्स पार्टी के नाम से जाना जाता था। 1933 में खाली समय के सदुपयोग के लिए क्राफ्ट डंच फ्रीड नामक एक संस्था खोली गई थी। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें कुछ भी नहीं है। अब हम बात करते हैं हमारा जो लास्ट है द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात काल। तो गाइस इसमें क्या था, हमारी जो जर्मनी है उसको 2 भागों में विभाजित किया गया था। किसमें, 2 भागों में विभाजित किया गया था। कौन कौन से, पूर्वी जर्मनी के भाग में और दूसरा पश्चिमी जर्मनी के भाग में। तो जो पूर्वी जर्मनी थी हमारी, तो पूर्वी जर्मनी क्या था कि वो अपने आदर्शों पे चलती थी, ठीक है। अब इसमें बात करें तो जब दूसरा विश्व युद्ध हमारा हुआ था तो उसके बाद जर्मनी को 2 भागों में विभाजित किया गया था, ठीक है। जर्मनी को 2 भागों में विभाजित किया गया था, पूर्वी जर्मनी तथा पश्चिमी जर्मनी। अब इन दोनों के ही देशों में क्या था, विभिन्न विचारधाराओं का समावेश था। सब अपने अपने विचार पे चलते थे। जैसे पूर्वी जर्मनी थी तो वो अपने आदर्शों पे चलती थी, पर पश्चिमी जर्मनी क्या थी, तो वो अमेरिका और यूरोपीय देशों के आदर्शों पर चलने वाला था। वो इन मतलब अमेरिका और यूरोप का जो भी आदर्श था उनके हिसाब से चलती थी, वो उनके विचारों पर चलती थी। अब शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र को विकसित करने के लिए क्या हुआ कि शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र को विकसित करने के कार्य मुख्यतः पूर्वी जर्मनी ने किया था। पूर्वी जर्मनी ने क्या किया था, शारीरिक शिक्षा को डेवलप करने का कार्य अगर पूछता है किसने किया था, तो शारीरिक शिक्षा को डेवलप करने का कार्य हमारा पूर्वी जर्मनी ने किया था। तथा वहाँ यहाँ पर अन्य विषयों की बात क्या था, जो हमारा ये विषय शारीरिक शिक्षा था उसको पाठ्यक्रम में अनिवार्य घोषित कर दिया गया था। और प्रथम कक्षा से तीसरी कक्षा तक सभी छात्रों के लिए क्या था कि जिम्नास्टिक को
जिम्नास्टिक को विभिन्न क्रियाओं का अभ्यास कराना अनिवार्य कर दिया गया था। और जो खेल होते थे इस देश में अधिक लोकप्रिय हुए थे। और क्या बात करें इसमें, जैसे वहाँ पे फुटबॉल और जिम्नास्टिक, इसके अतिरिक्त हॉकी का खेल भी बहुत लोकप्रिय था, विकसित हुआ था। और यही कारण है कि आज भी इस देश में हॉकी खिलाड़ी विश्व के प्रसिद्ध तथा सर्वोच्च खिलाड़ियों में से एक हैं। ठीक है। 1947 में कार्ल डाइम द्वारा एकेडमी ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना की गई और यह स्थापना कोलोन नामक स्थान पर की गई थी। कहाँ पे? कोलोन नामक। याद कर लीजिएगा, आता है क्वेश्चन, कार्ल डाइम ने कौन सी एकेडमी खोली है? तो याद रखिएगा फिजिकल एजुकेशन, एकेडमी ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना की है। कब की है? 1947 में की है। कौन सी जगह पे की है? तो कोलोन नामक स्थान पर की गई है। तो ये हमारा द्वितीय विश्व युद्ध की बात के पश्चात काल होता है। तो ये हमारा पार्ट यहीं पे आज कंप्लीट होता है दोस्तों। और अगला जो हम पढ़ेंगे अपनी स्वीडन की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? स्वीडन का इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।